हेलो दोस्तों, मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो अभी तक हमारे चैनल पे क्लास 9, 10, 11, 12 की वीडियोस आ चुकी हैं। और अभी तक मैंने मेरे पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको क्लास 11th की वीडियोस मैंने आपको बताया था। क्लास 11th में मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो अब बात करते हैं आज की जो हमारी लेक्चर्स है, वो आज हमारा लेक्चर है क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का। जो दूसरा आपका यूनिट है वो है आपका रिस्पायरेशन। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो क्वेश्चन है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन है कि रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग में अंतर क्या है। कुछ लोगों को देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक से, इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग दोनों बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं और दोनों में डिफरेंट क्या है, यही इस टॉपिक में हम अपने इस लेक्चर में हम अपना ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, एरोबिक एनारोबिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक एनिमल, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं इस चीज़ पे मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग दोनों ही बिल्कुल अलग टर्म्स। कैसे अलग हैं जरा देखिएगा। जो ब्रीथिंग होता है, वो ब्रीथिंग क्या होता है, आपका एक ऐसा डिफिनेशन होता है जो कि आप बचपन से जानते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो नोन एज द ब्रीथिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये ब्रीथिंग है तो रिस्पायरेशन क्या किसे कहते हैं फिर। तो समझिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइए, बस कर समझिए आप। जैसे कि हमने कोई भी ऑक्सीजन को अंदर लिया, बराबर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड बना कहाँ से, आप लोग तो ये सोचते होंगे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है। अब समझिएगा कि जब भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ना होता है, बराबर है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना ही रिस्पायरेशन कहलाता है। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी नई डिफिनेशन आ गई, बड़ी नई डिफिनेशन निकल कर आ गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए आप लोग। किसी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। बहुत ईजी है, बस केवल समझिएगा, साथ रहिएगा, बस केवल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस का रिस्पायरेशन और मैंने सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दिया है कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों ही अलग हैं। तो आप लोग कभी भी भूल के भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक ही हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ब्रीथिंग क्लियर करवा दिया, ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन की। अब मैंने बोला, मैंने टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग नहीं बोला, मैंने बोला टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। लेकिन एक बार समझ लीजिए, ब्रीथिंग, देखिए ब्रीथिंग दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से, इनमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है इनहेलेशन, मतलब हवा को अंदर लेना। इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, और हम लोग इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। और दूसरा टर्म है एक्सहेलेशन, मतलब किसी भी गैसेस को हम अपने बॉडी जब बाहर निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। तो ब्रीथिंग जो है वो टू टर्म से मिलकर बना हुआ है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की। तो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में हम देखेंगे कि ये जो रिस्पायरेशन होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स होते हैं किन बेसिस पर, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर आप देखते हैं कि इनको 5 भाग में बांटा गया है, इनको 6 भाग में बांटा गया है, तो ये किन बेसिस पर बांटा गया है आप ये हमेशा जानते रहिएगा, क्योंकि किसी भी चीज को कई सारे बेसिस पर बांटा जा सकता है। तो इन दोनों को ऑक्सीजन की नीड के ऊपर बांटा गया है कि ऑक्सीजन की नीड किस प्रकार से है। तो अब बात करते हैं एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की। बहुत ईजी है, समझिएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन देखिए क्या होता है कि ऐसा रिस्पायरेशन जो टोटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो, ठीक है। ऐसा रिस्पायरेशन जो टोटली किसके प्रेजेंस में हो रहा हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो, जिसको जो ऐसे फूड मॉलिक्यूल जिसको टूटने में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की नीड हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। इसका जो
इसका जो आपका रिएक्शन है, जो आपके जो मैकेनिज्म्स हैं, वो भी हम आगे समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको ह्यूमन में रिस्पायरेशन, मैं आपको यहाँ तक समझा दे रहा हूँ, पूरा एक रफली मैं समझा दूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको समझाने के बाद फिर इसके रिएक्शन में चलूंगा, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसा रिस्पायरेशन होता है जिनमें फूड मॉलिक्यूल को टूटने में कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और जिनमें होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिएगा, जो कि हमारे जो मार्केट्स में, हमारे कंट्रीज में जो कि बेवरेज बनती हैं, जैसे कि हमारे जो अल्कोहल हुए, वाइन्स जितने भी हुए, हाँ वही दारू, तो कहने का मतलब क्या है, तो वो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो वो आपका एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। क्लियर हो गया। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू होता है, और उनमें भी किस तरह से होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के कारण होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है कि जब आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, सेचेरोमाइसिट्स का नाम सुना होगा आपने, तो जब भी ईस्ट को हम किसी भी फूड मॉलिक्यूल में डाल देते हैं, तो वो ईस्ट जो होता है उस फूड मॉलिक्यूल को तोड़कर वो क्या कर देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है कि जब भी हम, जैसे हमारी जो मसल्स होती हैं, वो मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं, आपने क्लास 9th में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती है वो एक तरह की फटिग मसल्स होती हैं। फटिग ऐसी मसल्स जो कि थोड़ा देर वर्क करने पे क्या हो जाए, थोड़ा सा थक जाती हैं। तो ऐसी मसल जो कि थोड़ी देर में थक जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, फटिग मसल्स बोलते हैं। तो हमारे स्केलेटल मसल्स में जब ज़्यादा वर्क होने लगता है, भाई हमारे यहाँ की जो मसल्स हैं उनको वहाँ पे है सेल्स, और सेल्स क्या है, टिश्यूज हैं, और स्केलेटल टिश्यू मसल्स टिश्यूज हैं। तो मसल टिश्यूज को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। अब वो ऑक्सीजन की जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही, मतलब ऑक्सीजन मिल तो रहा है लेकिन उसके ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को नहीं मिलने पर वो क्या हो जाता है, वो आपका धीरे धीरे जो प्रोडक्ट हमको फॉर्म होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। 3 कार्बनिक कंपाउंड होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करेगा, वो हमारे मसल्स में क्या करता है, पेन, स्ट्रेन काज कर देता है। आपने भी देखा होगा, थोड़ी देर काम करते करते मसल्स में दर्द करने लगा, ठीक है, तो वही चीज़ है। अब बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होते हैं, ऐसे रिस्पायरेशन होते हैं जो कि सेल्स में होती हैं, नाम से क्लियर हो रहा है सेलुलर एंड रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में भी 2 टर्म्स आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, वो मैं अभी आगे चल के आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में किस तरह के रिस्पायरेशन होते हैं, रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, जो हमारे बॉडी में जो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनमें किस तरह से रिस्पायरेशन होते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो यहाँ पर मतलब कि हमारे इनहेलेशन एक्सहेलेशन मैंने आपको ब्रीथिंग में ही समझा दिया था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होते हैं। तो इनहेलेशन क्या होते हैं, जब हम क्या एयर को अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन, और जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन। तो वहां पर हम इतना चीज छोड़ने के बाद, मतलब यहाँ तक तो इतनी चीज समझने के बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन जो होते हैं एक हाईली वर्टिब्रेट, हाईली क्लास एनिमल है, और हम लोग को जिंदा रहने के लिए, भाई जिंदा हमने यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे ऐसी प्रोसेस हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने के लिए हमारी बॉडी बहुत जरूरी होती है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा बॉडी नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। तो अब देखिए, ये है हमारा एक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ मैंने एक डायग्राम बना दिया है, जान रहा हूँ कि डायग्राम नहीं अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक और डायग्राम दिख रहा होगा जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। तो देखिएगा, तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपका एक बहुत ही सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। यहाँ पर देखिए आपका माउथ, नोज, नेसल पैसेज, बक्कल कैविटी, फेर्निक्स, यहाँ पर इतनी चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिएगा आप लोग जरा गौर कीजिएगा कि मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल एकदम मेल खा रहा है। यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एकदम उसी के जैसा है। हाँ, लेकिन उसके नीचे जब हम लोग आने लगेंगे तो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका है लैरिंक्स, मतलब वॉइस बॉक्स। इसके बाद ट्रैकिया, लंग्स, ब्रांकी, रिब्स, डायफ्राम, बराबर है। एक आपका एक और चीज आता है
यहाँ पर लैरिंक्स के ऊपर एक और आता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस है नाम, मैं अभी समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका एक नॉर्मल सा फंक्शन है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा केवल। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा नोज। नोज क्या होता है? व्हाट इज नोज? सीधी सी बात है, पहले नोज से पहले माउथ समझते हैं कि स्लिट लाइक ओपनिंग विच आर प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द हेड आर कॉल्ड द माउथ, एंड द two pin drop holes which are present upper side of the lips are called the nose. Nasal passage, what is nasal passage? A canal present in the inside the nose are called the nasal passage, and a large cavity which are present inside the mouth are called the buccal cavity. ये तो बहुत इजी चीजें हैं, ये सब तो आराम समझ में आएंगी। फेनिक्स भी मैंने आपको समझा दी कि फेनिक्स क्या होते हैं, कि वो प्लेस जहां पर आपकी बक्कल कैविटी और नेसल पैसेज दोनों आकर आपस में यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं, और जहां पर वो मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फेनिक्स बोलते हैं। तो देखिए, फेनिक्स के आगे एक आपका मैस्कुलर फ्लैप होता है, एक मांस से बना हुआ एक पट्टा होता है, और उस पट्टे को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसका बहुत ही मेन फंक्शन है, जरा समझिएगा। एपिग्लॉटिस जो है उसका एक काम, सबसे मेन काम उसका ये है कि वो हमारे मुंह से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेपरेट करता है। जैसे कि अब बात ये है कि हमने खाना खाया, और यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ से हमारी सांस की नली मतलब विंड पाइप और फूड पाइप दोनों गई हुई हैं। तो यहाँ पर होता कि हम लोग करेंगे क्या, ये जो एपिग्लॉटिस है वो सेपरेट करता है, वो डिसाइड करता है कि जो आने वाली चीज़ है उसको किस डायरेक्शन में हमको भेजना है। ठीक है, अब हम लोग खाना खाएंगे, जैसे हमारी टू पाइप्स, जैसे टू पाइप्स ऐसे देखिएगा, जैसे टू पाइप्स यहाँ पर है, ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, तो ये बीच में रहता है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपका मान लीजिए फूड आ रहा है, तो वो विंड पाइप को पूरी तरह से ढक देगा, और फूड पाइप को ढक देगा और विंड पाइप को खोल देगा, तो विंड अपना आराम से चला जाएगा। और अगर फूड आ रहा है तो विंड पाइप को ढक देगा, फूड को जाने देगा। तो अगर इसीलिए देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कभी खाना खाते हैं, हम लोग सांस ले लेते हैं अचानक से, तो क्या होता है फिर हम लोग जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे विंड पाइप में जाते हैं, हमको खांसी आ जाती है। इससे हमको एक चीज़ और पता है, जैसे हम लोग खाते खाते क्या होता है कि खाते खाते हम लोग को जब खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, तो चावल के जो छोटे छोटे दाने हमारे नाक से बाहर निकलते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है क्या कि जो हमारी विंड पाइप है और जो बक्कल कैविटी है वो दोनों आपस में क्या हुई हैं, मिली हुई हैं। तो अब आते हैं नीचे साइड, एक बॉक्स स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा बॉक्स होता है, बॉक्स नहीं कह सकते, स्वैलन स्ट्रक्चर होता है थायराइड ग्लैंड के पास में। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जो होता है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है, और लैरिंक्स में एक चीज देखिएगा जरा सा, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर देखिए बहुत ही पतली फिल्म होती है, पिक्चर वाली फिल्म नहीं, छोटी छोटी फिल्म्स होती है, बहुत पतली फिल्म्स होती है। जब भी हम फेफड़े से हवा बाहर निकालते हैं, जब भी हम फेफड़े से हवा बाहर निकालते हैं, तो ये फिल्म जो होती हैं दोनों, जो आपस में चिपकी हुई होती हैं, ये दोनों क्या होती है, आपस में वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेट कंपन करती हैं। और वाइब्रेट करने से क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर हम लोग उसको अपने अपने मुख से और अलग अलग चीज़ों से उसको प्रोनाउंसिएट अलग अलग वर्ड्स करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में समझा दे कि समझ लीजिए कि कंठ, तालु, मुर्दा, जीभ, दंत, ग्रीष्म, ऊष्मा, ये सब जो वर्ड्स हैं इनसे हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ तो हो गया आपका लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद देखिएगा कि एक ट्यूब होती है, एक बड़ी सी ट्यूब निकलती है जो कि हमारे एकदम मिडिल चेस्ट रीजन तक जाती है। ठीक है, और उस ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रैकिया। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो कार्टिलेजिनस रिंग, मतलब सी शेप, कैसा, सी शेप, ये ऐसा सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से वो क्या होता है, कवर्ड रहता है, मतलब उसमें बहुत सारी कार्टिलेजिनस रिंग उसमें प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं तो मेरी आने वाले वीडियोस को आप देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। कार्टिलेज जो होते हैं वो बोन्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बट हाँ अंतर यही है कि बोन्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, लेकिन कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है पूरी तरह से। तो होता क्या है कि कार्टिलेज से बनी होती है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो आपके घर में पाइप होगा, तो पाइप में जब पानी जाता है तो वो पूरी तरह से फुली रहती है, बढ़िया एकदम मस्त फुली रहती है। लेकिन जैसे उसमें से पानी जाना रुक जाता है, तो सारी पाइप देखते होंगे आप एकदम चिपक जाती हैं एक दूसरे से। तो होता क्या है कि हमारे विंड पाइप के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं जो कि उस पूरे पाइप को ऐसे फुला के रखती हैं, जिससे कि उसकी वॉल है, इंटरनल वॉल्स जो है वो आपस में चिपके ना। तो
जहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पर आपको इतने फिगर्स आपको दिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहीं पे भी कोई चीज़ ना समझ हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए एक लंबी सी ट्यूब निकलती है जिससे हम विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप छोड़िए तो इसको मतलब हम ट्रैकिया कहते हैं। और ये ट्रैकिया जो होता है ये आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है, टू पार्ट्स में, टू स्मॉल ट्यूब्स में बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। और ये ब्रोंकी जो है वो आगे जाने के बाद और छोटे छोटे ट्यूब्स में क्या होता है, टूट जाता है, बढ़ जाता है, क्लासिफाइड हो जाता है, और जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलस। ठीक है। अब ये ब्रोंक्यूलस के सबसे आखिर में, सबसे आखिर जहां पर आपकी ये ट्यूब पूरी तरीके से खत्म हो जा रही है, वहां पर एक बहुत ही अच्छा सा एक डायग्राम होता है। अब वो डायग्राम कैसा होता है जरा आपको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पर आपको फिगर दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा डायग्राम होता है जिसको हम एक कह सकते हैं गुब्बारे जैसा, एक फूली हुई संरचना होती है, एक फूली स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई जो होता है इसको हम सिंगुलर फॉर्म एल्वोलस होता है और प्लूरल फॉर्म एल्वोलाई होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी हम एयर को इनटेक करते हैं, जितनी भी एयर को हम इनटेक करते हैं वो आता है और इसी एल्वोलाई में भर जाता है। इसी एल्वोलाई में क्या हो जाता है? भर जाता है। और इत्तेफाक की बात तो जरा आप ये देखिए कि जो एल्वोलाई होता है वो हाईली ब्लड वैस्कुलेटेड होता है। समझ गए? हाईली ब्लड वैस्कुलेटेड मतलब कि उसमें ब्लड की जो वेसल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें जब ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी तो भाई जाहिर सी बात है इनमें होगा क्या? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन आपको पता है ये क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपने समझा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा समझ जाइएगा, फिर से वीडियो को स्लो करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होती है ये आपके ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्लड कैपिलरीज में चली जाएंगी। और ब्लड कैपिलरीज में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो आपकी फिर से आ जाएंगी किसमें? एल्वोलाई में। मतलब कि एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जितनी ऑक्सीजन थी सब चली गई भाई, वो चली जाएंगी अपने शरीर में, वो बॉडी में चली जाएंगी फिर से काम करने के लिए। और बॉडी से जितना वेस्ट मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ है वो क्या हो रहा है? बाहर आ जा रहा है। फिर एल्वोलाई में आएगा और हम एक्सहाइलेशन के थ्रू क्या करेंगे? उस सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ तो मैंने इतनी चीजें समझा दी। इसके बाद अब मैंने लंग बता दिया कि लंग जो होता है भाई वो काफी स्ट्रेचेबल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। इसके बाद एक और चीज समझिएगा बच्चों लोग, आप लोग एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। क्या चीज में कंफ्यूज होते हो? थोरैसिक कैविटी में। नाम आ गया थोरैसिक कैविटी, कंफ्यूज हो गए, कहोगे कि सर जी थोरैसिक कैविटी क्या होता है? कुछ नहीं। जहां पर देखिए यहाँ पर हमारा लंग दिख रहा है, ये हमारा लंग दिख रहा है ना, ये लंग जितनी एरिया में कवर रहता है मतलब हमारे चेस्ट रीजन का, जहां पर हमारे लंग रहते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्लियर हो गया? थोरैसिक कैविटी। और वो थोरैसिक कैविटी जो होता है ये यही थोरैसिक कैविटी में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। क्लियर हो गया? अरे हिंदी में समझ लो धड़, कहते हैं ना सिर और धड़, यही होता है। तो अब समझिए, अब बात करते हैं कि जो हमारा लंग होता है वो नीचे साइड, निचले साइड से एक पतली सी फिल्म से क्या होता है? कवर्ड रहता है, और इसका नाम होता है डायफ्राम। ठीक, डायफ्राम। डायफ्राम का जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, इसका होता क्या है? ये क्या काम करता है? सबसे इसका मेन फंक्शन तो ये होता है कि यह रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से सेपरेट आउट करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग कर देगा। क्लियर हो गया? और दूसरी बात क्या होता है कि ये जब हमारा लंग जो होता है भाई, देखिए एक बात समझिए, एक गुब्बारा लिया हमने, गुब्बारे को हमने फुलाना शुरू कर दिया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, जितना और बड़ा हो गया, एक समय ऐसा है कि बूम, फट गया, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं थी रिस्ट्रिक्शन, इसलिए वो फट गई। लेकिन ये जो हमारा ये जो लंग है ना वो भी बलून की तरह ही होता है, उसमें हवा भरती है निकलती है, भरती है निकलती है। और इसमें होता क्या है कि जब ये हवा जब इसमें भरने लगता है कि जो तो ये ज़्यादा बड़ा ना हो, इसमें रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए होता क्या है कि नीचे ये डायफ्राम होता है, और ये डायफ्राम क्या होता है नीचे से वो क्या होने लगता है? नीचे साइड जाने लग, जब हवा इसमें भरेगी तो ये नीचे साइड जाने लगेगा और ये हवा और बढ़ेगा। और आप ये देखिएगा, आप अगर अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चेस्ट रीजन में आप ऐसे टच करके देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर हड्डी होती है। ठीक,
कैसी हड्डी होती है, जैसे पिजड़े जैसी हड्डी होती है जो कि हमारे पूरे ऐसे चेस्ट रीजन को पूरा कवर्ड की रहती है, ठीक। और वो रीब केज जो होते वो जो रीब, इसको हम लोग रीब केज बोलते हैं, वो रीब केज कहाँ से निकलती है, हमारे बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती है और आगे साइड ये आकर यहाँ पर जुड़ जाती है। और जो यहाँ पर जो जुड़ती है, आप लोग को एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ वो जुड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरनम। नाम आप लोग समझ लीजिएगा क्या है, स्टेरनम उसका नाम होता है। तो स्टेरनम से मतलब बैकबोन से निकलती हैं, स्टेरनम से जुड़ती हैं। ये जो आपकी रीब केज होती हैं वो 12 पेयर में होती है, मतलब 24 में होती हैं, जिसमें 10 पेयर जो होती हैं वो रीब केज से बैकबोन से निकलकर स्टेरनम तक जुड़ जाती हैं। लेकिन जो 2 पेयर होती हैं वो पीछे से निकलती तो हैं लेकिन आगे जुड़ती नहीं है, इसीलिए उनको हम फॉल्स रिब कहते हैं। ये आप लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, आप लोग इसकी टेंशन मत रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो रीब केज है वो आगे साइड क्या किया रहता है, उसको ढके रहता है, जिससे कि भाई वो ज़्यादा ना फूल पाए। अभी आप सांस खूब तेज खींचिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे ज़्यादा सांस नहीं खींच सकते हैं और वो डायफ्राम जो है वो भी नीचे चला जाएगा। तो डायफ्राम का काम क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन बनाना, किसके ऊपर, लंग के ऊपर। और उसके ऊपर साइड जो होते हैं हमारे कॉलर बोन्स होती हैं, कॉलर बोन्स क्या करती हैं, वो भी उनको रोकती हैं। तो यहाँ तक तो बहुत ही ईजी वे में था, मैंने आपको समझा दिया कि हम लोगों ने क्या किया, एयर लिया, लाइनिक्स वॉइस बॉक्स तक गया, फिर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकी तक, फिर ब्रोंकियोलस तक, और ब्रोंकियोलस के बाद कहाँ पर आया, एल्वोलाई तक। और एल्वोलाई में होने के बाद, एल्वोलाई के बाद कहाँ गया, वो आपका जितना ऑक्सीजन था वो आपका ब्लड में चला गया, ब्लड से जितना कार्बन डाइऑक्साइड था फिर से एल्वोलाई में आ गया, फिर हम लोग के फेफड़े में जितना हमारे लंग्स में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, फिर हम लोग जब सांस छोड़ेंगे तो हमारा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी प्रोसेस था, ये तो मैं आपको समझा दिया। इसके बाद जरा ये समझिएगा कि अगर आप किसी गुब्बारे को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कीजिए तो होता क्या है कि उसमें गर्मी आने लगती है, वो हीट होने लगता है। क्यों, बाय द काज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। तो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है वो रीब केज में रगड़ाता है, फ्रिक्शनेट होता है, स्ट्रेच होता है। इससे होता क्या है कि हीट बनता है। अब आप लोग कहोगे सर जी ये लंग्स भी तो घिस जाते होंगे, नहीं ऐसा घिसते नहीं है, बस समझिए केवल। होता क्या है कि यहाँ पर जो लंग और रीब केज के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। फिर समझ लीजिएगा, प्लूरल कैविटी, इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और उस प्लूरल कैविटी में एक बहुत ही चिपचिपा सा, स्टिकी, एक बहुत ही विस्कस चिपचिपा एक लिक्विड, एलोएस लिक्विड भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और उस प्लूरल फ्लूइड का काम ये होता है कि ये जो हमारा लंग जब इस पर रगड़ाता है तो वो क्या होता है, उसकी फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो यहाँ तक तो आपका बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होते हैं, इनके मैंने सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा कि मैंने आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि ह्यूमंस के केस में आपको किस तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं। तो एक चीज़ जरा समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट बच्चे जो होते हैं वो भाई वीडियो देखते हैं तो सीधी बात मतलब कहने का है कि वो इम्पॉर्टेंट क्या है, पूरा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, हमको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। तो हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ो आप लोग, लेकिन एक बात आप लोग समझिएगा कि आगे चल के आपको हर एक टॉपिक्स को डीपली में जानना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो रिस्पायरेटरी सिस्टम दिया है कि बोर्ड में आपको ये फिगर पूछता है आपका बनाने के लिए 5 मार्क्स में, तो आपको ये फिगर तो अच्छे से बनाना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी ये फिगर बनाने की। दूसरी बात क्या है कि आपको एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जरूर से पूछता है। तो एक चीज़ जरा समझिएगा कि देखिए मैंने रिस्पायरेशन में मैंने बता दिया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, किसी भी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। अब भाई ग्लूकोज है, फूड मॉलिक्यूल है, अब ऑक्सीजन है, ग्लूकोज बाई C6H12O6, बहुत इजी है, आप लोग तो बहुत बचपन से पढ़े होंगे। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, क्लियर। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है आपकी, ये आपका एक एरोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है कि जिसमें किसी भी फूड मॉलिक्यूल को टूटने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। इसी के नीचे हम लोग देखते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन।
होता क्या है कि इसमें भी आपका ग्लूकोज है C6H12O6, और ये ग्लूकोज जो है ये सॉरी लंबा हो गया, ये आपका ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। और अब्सेंस करने का मतलब है कि ये आपका ईस्ट हो सकता है या फिर फर्मेंटेज एंजाइम होता है। फर्मेंटेज एक एंजाइम होता है जिसके कारण कोई भी फूड मॉलिक्यूल होता है वो फर्मेंटेज होता है। आप लोग बोलोगे फर्मेंटेज क्या होता है सर? तो फर्मेंटेज मतलब होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किसी भी ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। एथिल अल्कोहल समझते हैं, जिसको पी के सब नाली में पड़े रहते हैं, वही वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो होता है उसको एथिल अल्कोहल में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसी की हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेज एंजाइम के थ्रू क्या होता है कि ये आपके 2 मोल ऑफ CH3CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ग्लूकोज फर्मेंटेज एंजाइम या ईस्ट के प्रेजेंस में जब एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म करने के बाद बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम बोलते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और इसमें कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। देखिए भाई, रिस्पायरेशन है फूड मॉलिक्यूल का टूटना, फूड मॉलिक्यूल टूट रहा है, रिस्पायरेशन है, लेकिन एनाएरोबिक है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक मैंने आपको समझा दिया है। बचा दूसरा क्या है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी आपका मैंने आपको मसल्स में बताया कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपके मसल्स में पाई जाती हैं। होता क्या है कि आपका C6H12O6, ठीक, ये जब क्या किसमें बदलता है लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी। तो ये आपका क्या हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां तक तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपका है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है कोई भी रिस्पायरेशन जो कि सेल के अंदर हो। एक चीज जरा समझिएगा, कोई भी फूड हम लोग खाते हैं, पिछला जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मैंने आपको ये समझाया था, कोई भी फूड हम खाते हैं वो जाता है कहाँ पर पेट में, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो क्या कर लिया जाता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करके वो कहाँ भेज दिया जाता है, जितने भी हमारी सेल्स होते हैं सेल्स के अंदर वो भेज दिया जाता है। तो सेल्स के अंदर भी जाने के बाद वो फूड मॉलिक्यूल क्या होते टूटते हैं, और उनका सेल के अंदर टूटना ही क्या कहलाता है सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है, जो कि आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें भी दो चीजें हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन में दो चीजें हैं, जिसका पहला का नाम है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे का नाम है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो ये दो चीजें हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में। लेकिन हाँ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि क्लास 10th में आपको ये क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ना है, तो आप लोग इनको छोड़ दीजिए। बस आप सेलुलर रिस्पायरेशन में बस केवल इतना जानिए कि ऐसा रिस्पायरेशन जो कि सेल्स के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में रिस्पायरेशन किस तरह से होता है? प्लांट्स में रिस्पायरेशन आपकी लीव्स के द्वारा होती हैं, आपके लेंटिकल्स के द्वारा होते हैं, लेंटिकल्स जो कि आपके तने में जो पाए जाते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके द्वारा कहे जाते हैं। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो ऐसा रिस्पायरेशन जो कि प्लांट्स में होते हैं उन्हें रिस्पायरेशन इन प्लांट होता है, सीधी सी बात है, जो कि आपके लेंटिकल्स और स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। ठीक है। रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, देखिए लंग्स जो होता है जिसे हम लोगों में एक सिंपल लंग्स पाए जाते हैं हम लोग के अंदर, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, कुछ एनिमल जैसे कि मछलियां हो गई उनमें गिल्स पाए जाते हैं ना। गिल्स के बाद भी आपको आपके जैसे स्कॉर्पियंस हो गए, बिच्छू हो गए, उनमें आपके बुक लंग्स पाए जाते हैं, जिनमें लंग्स होते हैं स्मॉल स्मॉल पेजेस लाइक स्ट्रक्चर्स में बटे रहते हैं। तो उनमें भी आपका क्या होता है चेंज होता है। तो होता क्या है कि अब एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बार सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा गया था। तो हुआ क्या कि मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो होता क्या है कि जब हम इनहेल करते कोई भी एयर को इनहेल करते हैं तो होता क्या है समझ लीजिए, पहले एकदम बहुत इजी वे में समझिएगा।
देखिए, जब भी हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी एयर को इनहेल करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारे लंग में एयर होती नहीं है, ठीक, हमारे फेफड़े में हवा नहीं होती है। तो जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की साइड जाने लगता है, हमारा जो स्टेरनम है, जो रिब केज है, वो धीरे धीरे ऊपर साइड आने लगता है, ठीक। हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, प्रेशर जो होती है क्रिएट होने लगती है और हमारे बाहर की जितनी हवा होती है वो सब अंदर आ जाती है। क्लियर हो गया। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम जो नीचे गया हुआ होता है वो धीरे से ऊपर आ जाता है, स्टेरनम जो ऊपर गई होती है वो धीरे नीचे चला जाता है, ठीक। और हमारे हमारे लंग्स की जो डायमीटर जो बहुत बड़ी हो गई थी वो क्या हो गई, फिर से वो छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि उसका जो ज़्यादातर एरिया होता है, जो नीचे का ज़्यादातर जो एरिया होता है वो हार्ट के द्वारा कवर्ड किया होता है। तो हमारा ज़्यादातर जो फंक्शनल जो लंग्स होता है वो राइट लंग्स होते हैं। तो यहाँ तक तो आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल में या फिर एग्जाम्स में आपको एक चीज़ें हमेशा से पूछी जाती हैं कि माउथ से या नोज से किससे आपका ब्रीथिंग करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दूसरा आप समझ लीजिएगा कि ये नोज से ब्रीथिंग करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो नोज होती हैं उनमें स्मॉल हेयर्स पाई जाती हैं, साथ ही साथ उसके इनर पोर्शन में काफ़ी म्यूकस सब्सटेंस, मतलब चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, म्यूकसी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि हम किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे हमने जब इनहेल किया तो हमारे नाक में गया और जाने के बाद क्या हुआ कि वो हमारे जो स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाते हैं, वो जम जाते हैं और साथ ही साथ जो म्यूकस सब्सटेंस और हमारे जो लंग्स होती हैं उनमें प्योर एयर जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए, और मुंह से हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता जिससे कि और हो जाए। तो इससे क्या होता है हमारा कि हमारा जो ब्रीथिंग होता है वो किससे ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है, नोज से, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी वीडियो आज क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आज क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का रिस्पायरेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया आज पूरा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। उसमें आपको हार्ट, ब्लड, लिम्फ काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी।